नमस्ते साथियों। मेरे फेसबुक लाइव पे आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं। तो आज जो हमारा विषय है वह यह है कि कॉन्फ्लिक्ट, विवाद अथवा मतभेद, इनका समाधान कैसे हो। और जैसा कि मैं प्रायः करता हूं, मैं लगभग 10-15 मिनट तक बोलूंगा और उसके बाद जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहते किसे हैं, ये विवाद और मतभेद कैसे कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है। सो कॉन्फ्लिक्ट की जो परिभाषा दी गई है उसको कहते हैं डिफरेंसेस इन एंड अमंग इंडिविजुअल्स, अर्थात लोगों के मध्य में, लोगों के बीच में और लोगों के अंदर जो मतभेद हो उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो इसलिए सर्वप्रथम तो आप सब ये जान लीजिए और इसको मान लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर इनएविटेबल, अर्थात कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही। आप जीवन में कुछ भी कर लें लेकिन आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे अवश्य। चाहे वो छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो कि आज मैं काले रंग की टी शर्ट पहनूं या सफेद रंग की टी शर्ट पहनूं या ब्लू रंग की टी शर्ट पहनूं या हरे रंग की टी शर्ट पहनूं, अथवा वो दो देशों के बीच में एक विवाद हो अथवा संघर्ष हो। कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरह का स्वरूप ले सकता है। तो सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि कॉन्फ्लिक्ट किस तरह के होते हैं, किस तरह के स्वरूप ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला लेवल होता है कॉन्फ्लिक्ट्स का, वो होता है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, अर्थात अंतर्द्वंद्व। वह कॉन्फ्लिक्ट जो आपका अपने आप से होता है, वह मतभेद जो आपका अपने आप से होता है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि मेरा अपने आप से, मेरा स्वयं से मतभेद कैसे हो सकता है। कई तरीकों से। एक तो आपके अंदर यह अंतर्द्वंद हो सकता है यदि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है, जैसे कि आपके पास कई रंगों की शर्ट्स हैं, तो आपके दिमाग में यह कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि मैं इनमें से किस शर्ट को चुनूं। और जैसा कि यह भी हो सकता है कि आपके हृदय और मस्तिष्क, हृदय और बुद्धि, इसके बीच में एक मतभेद हो जाए कि हृदय तो ये कह रहा है, मन ये कह रहा है, जिसको बोलते हैं डिजायर, कि हमारे मन में ये है करने की आशा या करने की इच्छा, लेकिन हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि हमें कुछ और बता रही है कि नहीं, सही रास्ता कुछ और है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि हमारे मन में होता है, जैसा कि कॉन्फ्लिक्ट अर्जुन को हुआ था महाभारत के युद्ध के दौरान। सो इसको बोलते हैं अंतर्द्वंद्व या इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। और इसके बाद आता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, अर्थात वो कॉन्फ्लिक्ट जो हमारा दूसरे लोगों के साथ हो, अन्य लोगों के साथ हो। इसलिए सबसे पहला महत्वपूर्ण लेसन जो हमको आज सीखना है वो ये कि इससे पहले कि आप दूसरे लोगों के साथ अपने विवाद को सुलझाने का प्रयास करें, इससे पहले कि आप दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने मतभेद को सुलझाने का प्रयास करें, उसके पहले सर्वप्रथम जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके हृदय में चल रहा है, जो आपकी बुद्धि में चल रहा है, उस अंतर्द्वंद्व, पहले उसका समाधान करें। अन्यथा अगर उसका आपने समाधान नहीं किया तो आप दूसरे व्यक्ति के साथ भी जब कॉन्फ्लिक्ट का समाधान करने जाएंगे तो उसमें आपको सफलता हासिल नहीं होगी। जो तीसरा लेवल कॉन्फ्लिक्ट का होता है उसको बोलते हैं इंट्रा ग्रुप। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हमारे ग्रुप के अंदर भी हो सकते हैं, चाहे वो ग्रुप हमारी फैमिली हो, चाहे वो ग्रुप हमारी कक्षा हो, चाहे वो ग्रुप हमारा ऑफिस हो, चाहे वो ग्रुप हमारा देश हो। और यह ध्यान रखिए कि इसके पूर्व कि आप किसी दूसरे ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट का समाधान करने का प्रयास करें, सर्वप्रथम आपको अपने ग्रुप के अंदर, अपने समूह के अंदर, अपने कलेक्टिव के अंदर उस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान कर लेना चाहिए। पुनः महाभारत का उदाहरण दूंगा। पांडव एक समूह के रूप में जब आए तो उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था महाभारत युद्ध के पहले। लेकिन जब कौरव आए तो उनके समूह में कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि वहां पे द्रोण थे जो लड़ना नहीं चाहते थे, भीष्म थे जो लड़ना नहीं चाहते थे, कृपाचार्य थे जो लड़ना नहीं चाहते थे, और अंतोगत्वा युयुत्सु जो ना सिर्फ लड़ना ही नहीं चाहता था बल्कि वो कौरवों से मध्य से उठ करके पांडवों के मध्य में चला गया। और उसका नतीजा हम सबको पता है, परिणाम यह था कि कौरवों की हार हुई और उनका नाश हुआ। तो सर्वप्रथम इसके पहले कि आप किसी दूसरे समूह के साथ कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके समाधान का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले यह प्रयास करिए कि आपका समूह एकजुट है। आपके समूह के मध्य में जो कॉन्फ्लिक्ट है
उसका समाधान हो चुका है। तो ये तो रही कॉन्फ्लिक्ट की बात। अब इसके बाद एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि साधारणतया हम ये मानते हैं कि सारे कॉन्फ्लिक्ट खराब होते हैं, सारे कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव होते हैं, सारे कॉन्फ्लिक्ट नकारात्मक होते हैं। बिल्कुल ही नहीं। याद रखिए कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट अच्छे भी होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट सकारात्मक भी होते हैं, अर्थात उनका परिणाम सकारात्मक भी हो सकता है। तो यदि हम देखें कि कॉन्फ्लिक्ट किस किस चीज के मध्य में या किस चीज के अराउंड में बनते हैं, उससे हमें ये एक बहुत ही अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। तो कॉन्फ्लिक्ट जो कि रिसोर्सेस के, जो साधन है या हमारे संसाधन हैं, उनके अराउंड जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनका परिणाम सकारात्मक भी हो सकता है यदि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ज्यादा ऊपर, इस विवाद को बहुत ज्यादा ऊपर ना जाने दिया जाए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हम, हमारे मध्य में एक विवाद है, हम एक स्टार्टअप बना रहे हैं और हमारे मध्य में यह विवाद है कि हम अपने इक्विटी को किस तरह से बांटे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का जो परिणाम है वो एक सकारात्मक परिणाम भी आ सकता है अगर हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उन संसाधनों पे केंद्रित रहेगा। तो यदि हम संसाधनों पे अपना ध्यान केंद्रित करें और बोले अच्छा ये जो व्यक्ति है, जो फला व्यक्ति है, ये इस स्टार्टअप में ये चीज लेकर के आ रहा है, ये अपनी बुद्धि लेकर के आ रहा है, ये अपना आइडिया लेकर के आ रहा है, ये जो दूसरा व्यक्ति है ये मार्केटिंग में बहुत अच्छा है इसलिए ये इस स्किल को लेकर के आ रहा है, हमारे स्टार्टअप को इस स्किल की अधिक आवश्यकता है इस समय, और संभवतः इस स्किल की कम आवश्यकता है, और इसलिए हमारा जो इक्विटी का जो भी भाग होना चाहिए वो 60 और 40 का होना चाहिए। सो ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो संसाधनों के आसपास इर्द गिर्द मंडराते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स का समाधान सकारात्मक, उन कॉन्फ्लिक्ट्स का परिणाम सकारात्मक भी हो सकता है। उसी तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट प्रक्रिया के आसपास होते हैं, प्रक्रिया के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनका परिणाम भी सकारात्मक हो सकता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हम अपनी कंपनी के बारे में सोच रहे हैं कि इस कंपनी के हम गुणवत्ता को, और इससे जो हमको धनराशि प्राप्त होती है, जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, इसको कैसे बढ़ाएं। तो कोई एक ये सुझाव देता है, कोई व्यक्ति ये सुझाव देता है कि ऐसा करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देते हैं। कोई बोलता है कि भाई हम कुछ नए प्रोडक्ट लेकर के आ जाते हैं। कोई बोलता है कि जो हमारे पास पैसा जो बचा हुआ है, जो बैंक में पैसा रखा हुआ है, उसको हम किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो कि एक प्रक्रिया को लेकर के है, इस कॉन्फ्लिक्ट का जो भी परिणाम होगा वो सकारात्मक होगा, बशर्ते हम इसको एक हद से ज्यादा ना जाने दें। या हम एक स्कूल की ही बात करें या हम एक आईएम की ही बात करें और ये बोले कि हम अपने अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ा कैसे सकते हैं। सो कोई फैकल्टी ये सुझाव दे कि भाई फीस बढ़ा दीजिए, कोई फैकल्टी ये बोले कि भाई ऐसा करिए कि कुछ नए प्रोग्राम ले आइए, कोई फैकल्टी ये बोले कि अच्छा ऐसा करिए कि जो हमारा कॉर्पस है उसको एफडी की जगह हम म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं। तो इससे जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा वो सकारात्मक हो सकता है। लेकिन यह ध्यान रखिए कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो एक व्यक्ति पे केंद्रित होती है, उसका परिणाम हमेशा नेगेटिव होगा, उसका परिणाम हमेशा नकारात्मक होगा। इसी उदाहरण को यदि हम लें, तो जिस फैकल्टी ने यह बोला कि हम फीस बढ़ा दें और उसको बाकी फैकल्टी बोले अरे तुम तो मूर्ख हो, ये कैसा तुमने सुझाव दिया है, तो ये हमेशा नकारात्मक होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ अगर कोई उंगली उठी हो, उसको वो कभी भी नहीं चाहता है, और इससे अवश्य यह परिणाम निकलेगा कि वो व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा, वो व्यक्ति उत्तेजित हो जाएगा। या जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि हम एफडी की जगह हम इसको किसी म्यूचुअल फंड में डाल दें और उसको कोई बोले अरे तुम्हें तो फाइनेंस का ज्ञान ही नहीं है, तो वो व्यक्ति भी इस बात से आहत होगा और इस कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम सदा ही नकारात्मक रहेगा। तो याद रहे कि जो कॉन्फ्लिक्ट संसाधनों के इर्द गिर्द होती है और जो कॉन्फ्लिक्ट प्रक्रियाओं के इर्द गिर्द होती है, यदि हम उसको एक स्तर से अधिक आगे ना जाने दें तो उसका परिणाम सकारात्मक हो सकता है। लेकिन कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी विवाद, कोई भी झगड़ा, कोई भी मतभेद जिसमें आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाते हैं, उसको व्यक्ति केंद्रित बना देते हैं, उसका परिणाम निश्चित रूप से नकारात्मक होगा, चाहे वो कितनी भी छोटी कॉन्फ्लिक्ट हो। यह जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और अब चलिए ये देखें कि हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स का निस्तारण कैसे कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का समाधान कैसे किया जा सकता है।
इस जो भी हमारे विवाद हैं इनको समाधान करने के, इनका निस्तारण करने के कौन कौन से तरीके हैं। इसके लिए 3 स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, 3 चरण बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला चरण कि आपको सबसे पहले तो यह मानना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट है। अब आपको लगेगा कि ये मैं कैसी बात कर रहा हूं। बहुत बार हम ये मानते ही नहीं कि कोई मतभेद है, हम ये मानते ही नहीं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई विवाद है, कोई झगड़ा है। तो जैसे माता पिता बोलेंगे, अरे नहीं, अभी ये बच्चा है, इसको समझ में नहीं आया है। याद रखिए, यदि आपने इस बात को माना ही नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसका निस्तारण भी कभी नहीं होगा। और वो कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसे घाव जैसी बन जाएगी जो किसी ना किसी दिन जाकर के नासूर बन जाएगा। इसलिए कभी भी इस बात को अवॉइड मत करिए, ये मत बोलिए कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर दूसरे व्यक्ति को लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको क्या लग रहा है। अगर किसी और व्यक्ति को भी लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट है। सो पहला कदम आपको यह उठाना पड़ेगा कि यह मानना पड़ेगा आपको कि कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा कदम आपको यह उठाना पड़ेगा कि आपको यह भी मानना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट में आपकी भी कुछ हिस्सेदारी है। ध्यान रखिए, अगर आपकी किसी और व्यक्ति के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो यह तो हो ही नहीं सकता कि उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, आपका कोई हिस्सा नहीं है। और जब तक आप यह सोचते रहेंगे कि आपका योगदान नहीं है, ये तो सब दूसरा व्यक्ति ही गलत है, तब तक याद रखिए कि कॉन्फ्लिक्ट का समाधान कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको यह मानना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट में आपका भी योगदान है, आपका भी कुछ उसमें हिस्सा है, भले ही वो छोटा हिस्सा हो, भले ही वो छोटा सा योगदान हो, लेकिन आपको यह मानना होगा कि उसमें आपका योगदान है। और जो तीसरा चरण है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का समाधान करने से पूर्व या उसका तरीके को समझने से पूर्व अपने आप से 2 प्रश्न करें। पहला प्रश्न यह करें कि जो कॉन्फ्लिक्ट की विषय वस्तु है, जिस विषय के इर्द गिर्द ये कॉन्फ्लिक्ट है, वो विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण है अथवा नहीं है। और दूसरा प्रश्न अपने आप से यह करें कि जिस व्यक्ति के साथ मेरी कॉन्फ्लिक्ट है, उसके साथ मेरा पारस्परिक संबंध होना भविष्य में यह महत्वपूर्ण है अथवा नहीं है। यदि कॉन्फ्लिक्ट की विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण है और पारस्परिक संबंध आपको चाहिए भविष्य में, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को समाधान करने का जो तरीका आपको अपनाना होगा, उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। और कोलैबोरेशन का मतलब है सहयोग कीजिए, एक साथ बैठिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करिए, खुले हृदय से बताइए कि प्रॉब्लम क्या है, वास्तव में आप क्या सोचते हैं। उसी तरह से खुले मन से उसकी बात को सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन, अर्थात सहयोग। मान लीजिए, विषय वस्तु तो महत्वपूर्ण है, परंतु इस व्यक्ति के साथ आपको पारस्परिक संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है भविष्य में, अथवा इच्छा नहीं है पारस्परिक संबंध बनाने की। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया उपाय इस मामले में होता है कंपटीशन। और कंपटीशन का मतलब संघर्ष, प्रतिस्पर्धा। जितना आप ले सकते हैं उतना आप इस कॉन्फ्लिक्ट में ले लीजिए, जो भी आप अपने बल का प्रयोग करना चाहें उसको करिए। आप अपनी बात को ज्यादा दबा करके, ज्यादा प्रेशर के साथ, ज्यादा उस पर ध्यान दे करके उसको आगे रखने का प्रयास करिए। यदि मामला दूसरा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट की विषय वस्तु है वो आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट है, उसके साथ पारस्परिक संबंध भविष्य में बना के रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए जो कॉन्फ्लिक्ट का तरीका है उसको बोलते हैं एकोमोडेशन, अर्थात दे दीजिए। जो वो व्यक्ति कह रहा है उसको आप मान जाइए। और यदि ना तो विषय वस्तु महत्वपूर्ण है और ना ही इस व्यक्ति के साथ पारस्परिक संबंध बना के रखना महत्वपूर्ण है, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का समाधान आपको करना चाहिए अवॉइडेंस द्वारा, अर्थात परिहार। छोड़ दीजिए, क्योंकि यह मामला इतना तुच्छ है और जिस व्यक्ति के साथ यह मामला है वह भी आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रखता। तो इसलिए अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने रिसोर्सेज उसके ऊपर नष्ट मत करिए। तो ये रहा कॉन्फ्लिक्ट का समाधान करने के 4 तरीके। और इस बात पे निर्भर करते हुए कि विषय वस्तु महत्वपूर्ण है अथवा नहीं, और व्यक्ति के साथ पारस्परिक संबंध बना के रखना महत्वपूर्ण है कि नहीं।
अब यहां पे एक और चीज, और ये आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, वह ये कि बहुत लोग बोलते हैं कि जब भी आपके कॉन्फ्लिक्ट आए किसी व्यक्ति के साथ, आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, अर्थात आप समझौता कर लीजिए। और इसका जो वो तरीका बताते हैं कि भाई ना तेरी ना मेरी, बीच का तरीका अपना लेते हैं। याद रखिए, कॉम्प्रोमाइज किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का समाधान करने का सबसे बेकार तरीका है। कभी भी कॉम्प्रोमाइज तरीके को, समझौते वाले तरीके को आप तब तक मत अपनाइए जब तक और कोई भी तरीका आपके समक्ष में है। अब इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं और मेरा भाई, हम दोनों को मिठाई बहुत पसंद है। अब मान लीजिए हमारे घर में दो रसगुल्ले और दो गुलाब जामुन पड़े हुए हैं, और हमारे बीच में लड़ाई चल रही है कि मिठाई कौन खाएगा और कितनी खाएगा। तो जो समझौता का तरीका होता है, जो कॉम्प्रोमाइज का तरीका होगा, वो ये बोलेगा कि भाई एक रसगुल्ला एक गुलाब जामुन हिमांशु तुम खा लो, और एक रसगुल्ला और एक गुलाब जामुन अपने भाई पीयूष को दे दो। याद रखिए कि इससे हम दोनों, हो सकता है, संतुष्ट ना हो, परंतु यदि हम बातचीत करें, आपस में एक दूसरे को अपनी इच्छा, अपनी पसंद, अपनी नापसंद बताएं, तो यह बात उभर करके आएगी कि मुझे गुलाब जामुन बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे रसगुल्ले उतने पसंद नहीं है, और मेरे भाई पीयूष को रसगुल्ले बहुत ज्यादा पसंद है, उसको गुलाब जामुन उतने ज्यादा पसंद नहीं है। तो इसलिए कोलैबोरेशन का तरीका क्या होगा, कोलैबोरेशन का समाधान क्या होगा, सहयोग का समाधान क्या होगा, कि दोनों गुलाब जामुन मैं ले लूं और दोनों रसगुल्ले अपने छोटे भाई को दे दूं। और ये तरीका अगर हम अपनाएंगे, ये समाधान जब हम लोग लगाएंगे, तो हम दोनों प्रसन्न होंगे। अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते कि एक रसगुल्ला एक गुलाब जामुन मैं ले लेता और एक रसगुल्ला एक गुलाब जामुन पीयूष ले लेता, तो हम दोनों को सुख नहीं मिलता, हम दोनों को प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता, हम लोगों को सिर्फ इस बात की संतुष्टि होती कि देखा, तुम्हें भी पूरा नहीं मिला। तो ये है अंतर कॉम्प्रोमाइज में और कोलैबोरेशन में। यदि मेरे को इस बात की चिंता नहीं होती कि पारस्परिक संबंध महत्वपूर्ण है मेरे भाई के साथ, तो मैं कंपटीशन करता, प्रतिस्पर्धा, अर्थात मैं चारों लेने का प्रयास करता। और यदि मेरे को मिठाई से उतना मतलब नहीं होता, लेकिन पारस्परिक सौहार्द और पारस्परिक जो संबंध है वो मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण होता, तो मैं उसको बोल देता कि भाई जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। उसी तरह से याद रखिए कि कभी कभी चीजें थोड़ी और क्लिष्ट हो जाती हैं, थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मान लीजिए एक ही रसगुल्ला था और हम दोनों इस बात पे लड़ रहे थे, कि हम दोनों के बीच में इस बात का कॉन्फ्लिक्ट था कि भाई ये रसगुल्ला कौन खाएगा। पुनः यदि मैं कोलैबोरेशन करता, तो मैं रसगुल्ले को आधे भाग में बांटता और पीयूष को बोलता कि तुम चूज करो कि तुमको कौन सा पीस चाहिए। यदि मैं कंपटीशन मोड में होता, तो मैं रसगुल्ले को आधे भाग में बांटता अपने हिसाब से, और जो भी हिस्सा लेना चाहता हूं वो ले लेता। यदि मैं एकोमोडेशन मोड में होता, तो पीयूष को बोलता, अपने भाई को बोलता कि तुम ही रसगुल्ले को काटो और जो पीस तुम्हें चाहिए वो ले लो। और यदि मैं अवॉइडेंस मोड में होता, तो मैं बोलता कि भाई तुमको जो करना है वो करो। तो ये होता है अंतर। और पुनः एक बार इस बात पे जोर देने के लिए कि कॉम्प्रोमाइज को हमेशा अपना लास्ट ऑप्शन रखिए समाधानों के मध्य में। एक और उदाहरण आपको, मान लीजिए आप और आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर बाहर जाने का कोई कार्यक्रम बना रहे हैं। मान लीजिए आपको पहाड़ बहुत पसंद है और आपकी पार्टनर को समुद्र बहुत पसंद है, और आपकी इन दोनों चीजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है कि भाई पहाड़ की जगह पे जाए, पर्वतारोहण के लिए जाए, कि समुद्र बीच के पास जाए। और आप बोले कि भाई ना मेरी ना तेरी, चलो ऐसा है कि इंदौर चलते हैं, ना पहाड़ और ना समुद्र। क्या आप दोनों में से किसी को संतुष्टि मिलेगी? नहीं। इसलिए ये होता है कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन। लेकिन अगर आप एक कोलैबोरेटिव सोल्यूशन ढूंढते, और अगर आपको यह पता है कि आपको पहाड़ बहुत पसंद है और आपकी पार्टनर को समुद्र बहुत पसंद है, तो आप ऐसा कर सकते थे कि मान लीजिए आप 2 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहे हैं, तो एक हफ्ता आप पहाड़ पे बिता लीजिए, अथवा और एक हफ्ता समुद्र में बिता लीजिए, समुद्र के पास बीच में बिता लीजिए। अथवा एक साल आप 2 हफ्ते की जो छुट्टी है वो पहाड़ पे चले जाएं, और दूसरे साल जो 2 हफ्ते की छुट्टी है वहां पे आप किसी समुद्री इलाके में चले जाएं। इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन। सो हमेशा याद रखिए कि ये 4 तरीके होते हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज से कहीं ज्यादा अच्छे समाधान है। चाहे वो छोटा मतभेद हो, चाहे वो विवाद हो, चाहे वो बहुत बड़ा एक संघर्ष अथवा कॉन्फ्लिक्ट हो, हमेशा
केवल इसको बोलते हैं डुअल कंसर्न्स मॉडल। इन दो चीजों का उत्तर अपने आप को दीजिए, विषय वस्तु महत्वपूर्ण है कि नहीं और पारस्परिक संबंध महत्वपूर्ण है कि नहीं, और इसके बाद जो भी उत्तर आपको मिले तदनुसार उसके अनुसार आप उस समाधान का चयन करें। तो यहां पे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और यहां से देखता हूं कि कौन कौन से प्रश्न मेरे पास इधर आए हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बहुत आप लोगों का धन्यवाद यहां पे मेरे साथ जुड़ने के लिए। कंट्रोल इज द बेस्ट की, सुब्रत चट्टोपाध्याय का प्रश्न है कि कंट्रोल इज द बेस्ट की टू रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, इज इट नॉट सर? सुब्रत, कंट्रोल बेस्ट की नहीं है। कंट्रोल वो चाबी नहीं है जिसके द्वारा आप कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल का अर्थ वही हो गया कंपटीशन। सो याद रखिए कि कंपटीशन तभी काम करता है और कंपटीशन एक अच्छा समाधान तभी हो सकता है जब विषय वस्तु तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पारस्परिक संबंध महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि एक चीज याद रखिए कि अगर आप प्रेशर के द्वारा, अगर आप अपनी भीम शक्ति का प्रयोग करके एक किसी कॉन्फ्लिक्ट में विजयी हो जाते हैं, तो याद रखिए कि उसके बाद जो पारस्परिक संबंध है, जो पारस्परिक सौहार्द है, वह तो नहीं बना रहेगा। और दूसरे व्यक्ति को जब भी मौका मिलेगा वो आपसे बदला अवश्य लेगा, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा यह चलेगा कि आपने उसकी बात बिल्कुल ही नहीं सुनी, आपने पारस्परिक संबंध के विषय में बिल्कुल ही नहीं सोचा। तो इसलिए जो कंट्रोल की बात आप कर रहे हैं वो तभी काम करेगा जब आपका भविष्य में इस व्यक्ति के साथ कोई भी लेना देना ना हो। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। एक प्रश्न ये आ रहा है कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, pursuing self interest for career goals involves so much of risk, while going with the present flow doesn't involve so much risk but lack of interest। तो ये इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की बात आप कर रहे हैं हर्ष। और इनका प्रश्न ये है कि मान लीजिए मेरे मन में अंतर्द्वंद्व ये चल रहा है कि मैं किसी ऐसे जॉब में जाऊं जहां पे रिस्क कम है लेकिन वो जॉब मुझे अच्छा नहीं लगता, या मैं किसी ऐसे जॉब में जाऊं जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है लेकिन मुझे वो अच्छा लगता है। तो इसका उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूं। हमेशा अपनी दिशा का ज्ञान आप अपने स्वधर्म से रखिए। अर्थात पहले ये जान लीजिए कि आपके जीवन का पर्पस क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखिए, आप जीवन भर के लिए अगर हैप्पीनेस चाहते हैं, अगर खुशी चाहते हैं, तो या तो आप वो काम करिए जो आपको खुशी देता है, या आप जो काम कर रहे हैं उससे खुशी प्राप्त करने का प्रयास करिए। पहला ज्यादा आसान है। हां, मार्ग में अड़चने आ सकती है और यह भी हो सकता है कि इसके अंदर रिस्क ज्यादा हो, परंतु यह ध्यान रखिए कि रिस्क किस चीज में नहीं है। और मुझे लगता है कि आज की डेट में ये जो कोरोना कोविड-19 पैंडेमिक है, इसने हमें सिखाया है एक और भी ये चीज कि हमें रिस्क लेना चाहिए। और रिस्क से ये मतलब नहीं कि कोई आप बेवकूफी वाला काम करिए कि आप एक बस के सामने खड़े हो जाइए कि नहीं मेरा तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, नहीं, वो मूर्खता होगी। लेकिन ये सोचना कि मेरे मार्ग में कभी अड़चने आएंगी ही नहीं, या कोई एक ऐसा जॉब है जहां पे बिल्कुल चिंता का विषय ही नहीं है, चिंता का कोई कारण हो ही नहीं सकता, या जहां पे एक 100% जॉब सिक्योरिटी, ऐसा पृथ्वी पे कोई भी जॉब नहीं है, ऐसा पृथ्वी पे कोई भी करियर नहीं है जहां पे आपको 100% सिक्योरिटी है। और सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी पसंद का नहीं है, तो हो सकता है आपके जीवन में अचीवमेंट आती जाए, हो सकता है कि आपको कुछ कुछ मिलता जाए, लेकिन आपके हृदय में आनंद की अनुभूति कभी नहीं होगी, क्योंकि आपको उससे फुलफिलमेंट नहीं मिलता है। याद रखिए, अचीवमेंट विदाउट फुलफिलमेंट ओनली मेक्स यू फील हॉलो। आप प्रसन्न तो होंगे लेकिन प्रसन्नता आपके चेहरे पे नहीं दिखेगी। आप खुश तो होंगे, आप शायद मुस्कुरा तो रहे होंगे, लेकिन वो मुस्कुराहट आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए मेरा ये मानना है हर्ष, और मेरा ये सुझाव है कि अगर ये अंतर्द्वंद आपके मन में चल रहा है कि रिस्क ले अथवा ना ले, तो आप सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर अपने आप को दीजिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। और जो भी जॉब आपको जीवन के उद्देश्य के निकट ले जा रहा है और द्रुत गति से लेकर के जा रहा है, आप उसी जॉब को करिए, भले ही उसमें रिस्क थोड़ा अधिक हो।
गुड आफ्टरनून मनीषा। बहुत सारे मेरे पुराने जान पहचान के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को आप सबको यहाँ देख के। सॉल्विंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी डिफिकल्ट। मनीषा, एकदम सही बात है कि ये जो अंतर द्वंद्व है, इसको रिजॉल्व करना ये सबसे मुश्किल बात होती है। हैमलेट में शेक्सपियर ने बोला था, टू बी और नॉट टू बी, हूं या ना हूं, करूं या ना करूं, ये हमारे मन में अंतर द्वंद्व हमेशा चलता जाता है। इसलिए इसका एक ये भी तरीका है कि हम अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करें। और मन को स्थिर कैसे किया जा सकता है? और आपको यह जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब भी मैं मन की स्थिरता की बात करता हूं तो मैं हमेशा शारीरिक स्वास्थ्य की बात करता हूं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों को यह पता होगा कि स्वस्थ का मतलब क्या होता है। जब हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए, स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, जो स्वस्थ शब्द है, स्व और स्थ, इन दोनों को मिलाकर के बना है, इनके योग से बना है। स्व का मतलब निज, मेरा, सेल्फ, एंड स्थ का मतलब स्थिर। तो उस निज को स्थिर करना, स्वयं को स्थिर करना, इसको बोलते हैं स्वस्थ होना, इसको बोलते हैं स्वास्थ्य। और अगर आप स्वयं को स्थिर करना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर को भी स्थिर करना होगा और आपको अपने मन को भी स्थिर करना होगा। अब मन के ऊपर किसी का लगाम नहीं होता, क्योंकि मन के विषय में बोला गया है, यज्जाग्रतो दूर मुदई दैवम तदु सुप्त से तथैवैति। जागृत अवस्था में भी ये इतनी दूर चला जाता है जितना कि सुप्तावस्था में। तो इसलिए मन को हम शुभ संकल्पों से भरने का प्रयास करते हैं। वो प्रयास हम कैसे कर सकते हैं? यदि मन को जो चलायमान करता है, हम उसको स्थिर करें। और मन को कौन चलायमान करता है? मन को चलायमान करता है श्वास, प्राण वायु जिसको बोलते हैं। अर्थात यदि हम प्राणायाम करें, यदि हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करते रहें, इसको अपने डिसिप्लिन में ले आए, तो हमारा मन भी धीरे धीरे स्थिर होता जाता है। तो मन के अंतर द्वंद्व को दूर करने का, या उसको कम से कम थोड़ा स्थिर करने का, एक स्थिर प्रज्ञता पे लाने का एक ही निदान है, और वह है प्राणायाम करना। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। सुजीत, स्ट्रेस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम होता है। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, और तनाव कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आ जाता है। और जहां पे एक बात जो मैंने पहले की, उसको मैं पुनः दोहराना चाहूंगा आपके प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में, कि यदि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपका जो विवाद है, आपका जो मतभेद है, वो दूसरे व्यक्ति के साथ संसाधनों के ऊपर है अथवा प्रक्रिया को लेकर के है, तो आपका, आपके ऊपर जो स्ट्रेस आएगा या तनाव आएगा वो कम होगा। लेकिन यदि वो कॉन्फ्लिक्ट व्यक्ति विशेष पे केंद्रित हो जाता है, जहां आप एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, तो वहां पे आपका स्ट्रेस लेवल और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। पल्लवी, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि हृदय की और बुद्धि के मध्य में किसकी बात सुनी जाए। इसका इसका कोई बहुत साधारण उत्तर नहीं है, इसका कोई बहुत आसान उत्तर नहीं है। क्योंकि यदि आप हृदय की बात सुनते ही नहीं, हर चीज पे बुद्धि लगाने लगते हैं, तो आपके अंदर जो एक भावनात्मक मनुष्य होता है, वह सुप्तमान हो जाता है। अर्थात आप एक दूसरे के साथ फिर भावनात्मक तरीके से नहीं जुड़ पाते हैं। और यदि आप सारे काम हृदय से लेते हैं, तो यह भी हो सकता है कि जो आप अपने सिर्फ डिजायर्स की बात कर रहे हैं, आप सही और गलत के विषय में नहीं सोच रहे हैं। तो इसका उत्तर मैं ये देना चाहूंगा कि आप हमेशा इन दोनों को बैलेंस करके चलिए। अर्थात आप हृदय की बात तो सुनिए ही, लेकिन एक बार उसको बुद्धि पे भी परख लीजिए कि ये जो मेरा हृदय कह रहा है वो सत्य है कि नहीं है। और इसके लिए जो मैंने सबसे बढ़िया चीज देखी है, जो सबसे बढ़िया, जिसको बोलते हैं कि ये एक मापदंड है, वो मापदंड मुझे उपनिषदों से मिला है, खासकर ईशोपनिषद ने। और ईशोपनिषद ने ये बोला है कि किसी भी काम को करने से पहले इन तीन चीजों का ध्यान दीजिए: लज्जा, भय, शंका। लज्जा अर्थात शेम और एम्बैरेसमेंट, भय अर्थात फियर, और शंका अर्थात डाउट। और उपनिषद ये कहता है, और साथ ही साथ गीता भी ये कहती है, कि यदि आपको किसी काम को करने से पहले इन तीनों का अनुभव नहीं हो रहा है, तो वो काम सही है। और यदि उस काम को करने से पहले आपको इन तीनों में से किसी का भी अनुभव हो रहा है, तो वो काम गलत है।
इसलिए अपने हृदय की सुनिए, लेकिन हृदय की करने से पहले एक बार अपने मन को टटोल लीजिए, एक बार अपनी बुद्धि को टटोल लीजिए कि इन तीनों में से कोई भावना तो नहीं आ रही। यदि आ रही है तो उस काम को मत करिए, और यदि नहीं आ रही है तो उस काम को निश्चित रूप से करिए। और अब मैं अपने इस सत्र को यहीं पे समाप्त करता हूं। 3:30 हो गया है। हर बार की तरह बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं इन प्रश्नों को देखूंगा, प्रयास करूंगा कि मैं इनका व्यक्तिगत रूप से उत्तर दे सकूं, और यदि वो प्रश्न एक किसी और विषय की तरफ इंगित करते हैं तो अगले से अगले सैटरडे को, अगले सैटरडे नहीं, क्योंकि अब हम एक सैटरडे छोड़ करके अपना एक फेसबुक लाइव ये सेशन कर रहे हैं, अगले से अगले सैटरडे को मैं पुनः एक सेशन करके उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का मेरे फेसबुक लाइव पे आने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, और खासकर उन लोगों का ध्यान रखेंगे जिनके पास साधन अथवा संसाधन हमसे कम है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।